इलस्ट्रेशन 2 में आपने पहले तो मेन क्या समझना है कि अगर स्टेट के बाहर आपकी सेल हो तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट कैसे हो, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट 1 स्टेट गवर्नमेंट 2 और सेंटर के बीच में सेटलमेंट कैसे हो, और आईजीएसटी जब बीच में आ जाता है तो क्या रोल प्ले करता है, मतलब किस तरीके से उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले जो सेल हुई है वो विद इन द स्टेट हुई है, अभी तो कोई दिक्कत की नहीं है ना। स्टेट वन ऑफ मतलब सॉरी एक्स ऑफ स्टेट वन ने किसको भेजा, ए ऑफ स्टेट वन को, क्या बोल रहे हैं, एक्स ऑफ स्टेट वन ने किसको भेजा, ए ऑफ स्टेट वन को। कितने का सामान था, 10,000 का। क्या क्या लगाया, सीजीएसटी एसजीएसटी को लगा, ये स्टेट के अंदर भेजा था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर पे लगता ही है। तो ये आपका काउंसिल भी इस बात का ध्यान रखता है कि रेट चेंज ना हो, दोनों का सेम ही रहता है विद इन द स्टेट। तो ये 11,800 का सामान हो गया। अगले बंदे को जिसको बेचा उससे कितने का पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आगे जब टैक्स कलेक्ट करेगा तो क्या वो सेट ऑफ ले सकता है, तो ये आंसर इज यस ले सकते हैं, है ना। तो जो बंदा आगे है उसको 10,000 का पड़ा, 10,000 में उसने अपना कितना मार्जिन ऐड करा, 20% मार्जिन उसने ऐड करा, तो उसके बाद वो सामान कितने का हो गया, 12,000 का हो गया। जब उसने दूसरे व्यक्ति को बेचा तो स्टेट के बाहर बेचा तो उसने क्या लगाया, आईजीएसटी लगाया। तो जो आईजीएसटी उसका रेट कितना था 18%, तो कितना हो गया 2160 रुपए। अब आप दिमाग लगाइए इस बंदे के पास कितने रुपए पड़े आईजीएसटी के, कलेक्ट करके कितने रखे मैं इसे 2160, और इसके पास सेट ऑफ के लिए क्या अवेलेबल है 900, इसमें पीछे पे करेगा 900 क्या है एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपको रूल पता तो है कि 2160 रुपए जो है वो पहले किसको डिपॉजिट होते हैं, 2160 रुपए पहले किसको डिपॉजिट होते हैं, सेंट्रल को जमा होने थे ना। तो कल मैंने आपको बता तो दिया था 2160, पहले मैंने आधा 10 कर दिए थे, फिर मैंने कहा था बट 2160 तो नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2160 में से 900 तो सीजीएसटी का क्रेडिट ले लेगा। 2160 जाने भी सेंटर को है, तो सेंटर को जाने का मतलब क्या होता है कि सेंटर के पास ही रहते हैं, ये पैसे सेंटर ही रखती है, नहीं ये बढ़ता दोनों में स्टेट और सेंटर। एनजीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आगे देखेंगे कि ये जो टैक्स है स्टेट के पास भी जाता है आईजीएसटी, और वो कैसे जाएगा देखिए। पहले तो 2160 गवर्नमेंट सेंटर कह रही थी हमें दे दो, उसमें से 900 उसने सीजीएसटी का क्रेडिट ले लिया, गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ले लो। अब वो बंदा तो ये भी क्रेडिट लेगा क्योंकि आईजीएसटी का मैंने आपको बताया था अगर आउटपुट टैक्स, आईजीएसटी का अगर क्या है आउटपुट टैक्स, तो ये इनपुट टैक्स दोनों से सेट ऑफ हो जाता है वो, सीजीएसटी से भी और एसजीएसटी से भी। पहले आपने सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दिया, सेंटर टू सेंटर खत्म हो गया वो चीज। अब ये आपने 900 भी क्लेम करना ही चाहोगे आप तो कर ही लोगे, दिक्कत ये नहीं आप क्लेम में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आप तो करो ऐसे ही। और गवर्नमेंट कैसे सेटलमेंट करेगी वो समझना था टेबल से अलग से, ये नॉर्मल क्वेश्चन अलग है और नीचे को टेबल से गवर्नमेंट को कितना जाएगा वो अलग थी। तो ये जो 900 का एसजीएसटी का क्लेम ले रहे हो आप, सेंटर क्या बोलती है, सेंटर कहती है 900 पड़ा किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट 1 के पास, लेकिन अब सामान कहां पहुंच चुका है, स्टेट गवर्नमेंट 2 के पास। तो ये जो क्रेडिट हम ले रहे हैं 900 रुपए का, ये उस स्टेट का ले रहे हैं जहां पे सामान अब है ही नहीं। तो सेंटर कहती है काम करो, स्टेट 1 को बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट 1 को बोलती है ये वाला जो हिस्सा तुम्हारा 900 रुपए का ये मेरे को दे दो। मेरे को समझ आ रहा है, तो ये 900 सेंटर के पास जाएंगे, स्टेट 1 से माइनस होंगे, स्टेट 1 से माइनस होंगे और सेंटर में प्लस होंगे। अब बोलोगे सेंटर क्यों रख रही है, मैंने बताया ना सेंटर बाद में स्टेट 2 को दे देगी। कैसे देंगे वो आपको नेक्स्ट जो बंदा जब बेचेगा विद इन द स्टेट तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले यहाँ पे अभी 1800 सेटअप हो गए थे, कितने और थे बचे, तो सेंटर गवर्नमेंट 360 ये लेगी और 900 किससे मांगेगी, स्टेट गवर्नमेंट 1 से माइनस हो जाएंगे 900, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हो जाएंगे 900, है ना। तो ये और स्टेट और ये सेंटर प्लस कितना ले रहा था 360। क्लियर है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने अभी समझाया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस बंदे के पास सामान 12,000 का जाएगा क्योंकि सेट ऑफ मिलेगा इसे 20% मार्जिन ऐड करके कितने का बन गया 14,400 का। अब क्या हुआ, इसने तो विद इन द स्टेट भेज दिया, तो इसने सीजीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया 1296 और एसजीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया 1296। तो सिचुएशन अब ये थी कि इसने कलेक्ट करा सीजीएसटी एज आउटपुट टैक्स 1296 एंड एसजीएसटी एज आउटपुट टैक्स 1296। इसके बाद इनपुट टैक्स में क्या पड़ा हुआ है आईजीएसटी, इसके बाद इनपुट टैक्स में क्या पड़ा हुआ है आईजीएसटी, आपको पता होगा तो सेट ऑफ हो जाता है
सीजीएसटी का आउटपुट टैक्सेबल, एसजीएसटी का आउटपुट टैक्सेबल कितने का पड़ा हुआ है 2160 का। तो पहले तो सेंटर से भेड़, सेंटर से भेड़, तो पहले सेंटर से क्यों भेड़, सेंटर के पास ही पड़ा हुआ है जीएसटी, अरे है ना, और सेंटर से ही पहले आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ देना ही नहीं आप 1296 सोना, लेकिन इनपुट टैक्स कितना था हमारे पास आईजीएसटी का 2160, तो यहाँ पर 2160 माइनस 1296 कितना बचा बस 2160 का टोटल आईजीएसटी का क्रेडिट था, जिसमें 1296 सीजीएसटी से ले लिए, तो एसजीएसटी से कितना ले सकते हैं 864 रुपए। अब ये आप देख रहे हो कि गलत हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, किसके पास है सामान, स्टेट 2 में, तो स्टेट गवर्नमेंट 2 से आप क्या ले रहे हो, सेट ऑफ ले रहे हो, जबकि स्टेट 2 के पास पैसा नहीं पड़ा हुआ है उस टैक्स का पीछे, और आप बोले नहीं सेट ऑफ ले लेंगे, तो ऐसी बात होगी कि स्टेट को जा रखा है, आप बोले सेट ऑफ ले लेंगे, स्टेट के पास पड़ा ही नहीं है पैसा, अभी तक किसके पास पड़ा है वो पैसा, मुझे स्टेट 1 के पास से लिया था वो सेंटर के पास, अरे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 1296 माइनस 864 पहले तो कितना होता है 432, एक तो ये स्टेट गवर्नमेंट 2 को जमा ही होगा क्योंकि वो तो बनता ही है उनका, तो और ये 864 भी सेंटर किसको दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट 2 को, क्योंकि क्रेडिट आप ले नहीं सकते जब तक आपने जमा नहीं करा रखा, तो सेंटर वहां पहुंचा देगी, तो सेंटर के यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 864 और स्टेट के यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा 864, और स्टेट के पास तो हमने अलग से कितना भी दिए। अब बात आप कल मैं एक बार पूरा देख लेना और फिर इसका रिवीजन आप तब देख लेना छोटा सा, और ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए उधार करा दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 करें, अब हो जाएगा, जब भी दिक्कत है अभी भी है तो कुछ नहीं हो सकता, अभी क्या सकता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होते हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल बेसिकली जैसे आप जीएसटी का जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो या जीएसटी का जब रिटर्न फाइलिंग करते हो तो सारा काम पोर्टल पे होता है ऑनलाइन, वेबसाइट भी इसमें दी होगी, ये हमारी वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की www.gst.gov.in। जैसे इनकम टैक्स की जब हम साइट पे जाते हैं तो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in है। जब हम कंपनीज पता एमसीए की जब हम साइट में जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंपनीज के वर्क के लिए, तो उसमें हमारी mca.gov.in है। तो इस तरीके की कुछ वेबसाइट्स बनी हुई है गवर्नमेंट की। वैसे जीएसटी की कौन सी gst.gov.in, ई-वे बिल बनाने के अलग है, ई-वे बिल के अलग है, ठीक है ना, ई-वे बिल के अलग है, ई-वे बिल शायद gst.gov.in करके अलग है, ई-वे बिल के अलग है, वैसे अलग है। अब ये पोर्टल में होता क्या है, अब आप पोर्टल पढ़ने बैठ जाओगे, पोर्टल के बारे में पढ़ने बैठ जाओगे ढंग से तो इसका फायदा नहीं है पोर्टल के बारे में इतना ज्यादा जान के। पोर्टल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है पूरा। पोर्टल क्या काम करके देता है वो देखिएगा, पोर्टल क्या काम करके देता है ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो जीएसटी नेटवर्क होता है हमारे पास, पोर्टल में हमारे पास क्या चलता है पूरा जीएसटी नेटवर्क। मैं आपको अगर ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे आपका फंक्शंस वाला मेन है कि कभी आ जाए, ये अगर आप देखें यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं क्या पे है यार, ये फंक्शंस और जीएसटी नेटवर्क ये आ सकता है। जीएसटी कॉमन पोर्टल का तो मुझे कुछ पता नहीं कि वो आएगा भी, बहुत मुश्किल है उसकी। पोर्टल पे फिर पोर्टल में सारे काम होते हैं, लिख भी सकते हैं उसके बारे में, रजिस्ट्रेशन से लेके और रिटर्न फाइलिंग से लेके और बहुत सारे काम आप पोर्टल में करते हो। पोर्टल बेसिकली जीएसटी नेटवर्क से ही तो चलता है ना। अच्छा आपको मैं बता दूं जीएसटीएन जो है जीएसटी नेटवर्क, ये कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी। तो जीएसटीएन पहले तो आपको बता दूं क्या है, सेक्शन 8 कंपनी। जीएसटीएन क्या है, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी सुना होगा आपने, सेक्शन 8 कंपनीज, वो भी जीएसटीएन उसमें रजिस्टर्ड है। जीएसटीएन से क्या क्या होता है, उस नेटवर्क से जो भी हमारा पोर्टल में जो भी हमारा जीएसटी नेटवर्क चल रहा है उसे मैनेज भी करने वाले होंगे बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा पूरा वैसे। अरे बोलिए, तो आपने यहाँ पे क्या क्या कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कर दो। पहला पेपर में क्या लिखेंगे, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, पहला फंक्शन क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलेंगे एक बार, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन जीएसटी नेटवर्क का पहला फंक्शन पेपर में आ सकता है। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, आपका जो भी हिसाब किताब है कि आपने कितना सेल्स करा, कितना परचेस करा, उस पर क्या टैक्सेशन है, अरे उसमें से जमा कितना कराए, क्रेडिट कितने का लेके, ये सारा काम हमें नेटवर्क पे चल रहा है तरीके से। तो नेटवर्क में आप रिटर्न फाइल करो, पूरा डिटेल दोगे अपना, कितना सेल्स, कितना परचेज, उसका जीएसटी पेबल, उसका क्रेडिट कितना लिया, सब आप नेट रिटर्न में भर के दे दो। इसके लिए रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी पूरा ये यहाँ पे होता है नेटवर्क के अंदर,
जैसे अभी आपने देखा जीएसटी किस तरीके से मैंने सेटल करा प्लस माइनस करके, वैसे सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कैलकुलेट कर देता है, कंप्यूट कर देता है। और ये सब कहाँ पे होता है, जीएसटी पोर्टल में तो होता है, बट जीएसटी क्या चल रहा है यहाँ पे, नेटवर्क चल रहा है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी, आज आपने पीएनबी के थ्रू, एसबीआई के थ्रू बहुत सारे पेमेंट करी, उन पेमेंट्स को मैच करने का सिस्टम काम भी कौन करेगा। अरे वही बीएसआर कोड वगैरह होता है बैंक का, जो मैच करना होता है, चालान नंबर आ जाता है, वो सब आता है बीएसआर, तो वो सब आपका बेसिकली जीएसटी नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, मैच हो जाता है। और बहुत सारी एमआईएस रिपोर्ट्स, एमआईएस होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड वर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है। कंप्यूटर तो होती बहुत खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग है आपकी क्या कंप्यूटर, एमआईएस सुना है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सुने कभी, सुने, जब स्ट्रॉन्ग है तो भाषा सुना कंप्यूटर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में शायद आपको, जी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में शायद आपको जो है आगे ग्रुप 2 में आता है, इंटरमीडिएट ईआईएस करके है सब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिव सॉरी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा तो स्ट्रॉन्ग में नहीं हो, ठीक है। तो एसएम का आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ईआईएस क्या होता है सतीश? नहीं आपको आईएएस का तो पता होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ई से क्या होगा, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसको देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, वो ये सब। तो आईटी का तो दिक्कत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है टैक्स पेमेंट जो है वो आपकी जो भी डिटेल्स बैंकिंग नेटवर्क के साथ तो मैच हो रही थी, साथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स जो कि सेंट्रल और स्टेट के काम आती है कि हमारा टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है और कितना टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है इस साल, इस महीने, उस पर काम करती है ना गवर्नमेंट, उसमें काम करती है कौन? तो गवर्नमेंट क्या सोचे, हमारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है कौन, मतलब गवर्नमेंट को जो मैनेजमेंट करनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरीके से उनकी मदद करके दे रहा है कि भैया इतना आपने कलेक्शन करा, इतना आपने मतलब लोगों ने क्रेडिट लिया, इस तरीके से आपका कितना टैक्स में ग्रोथ आया, क्या आया, वो एक तरीके रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है। किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट्स के लिए। कौन प्रिपेयर करके दे रहा है? नेटवर्क। एमआईएस रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, जिससे गवर्नमेंट आगे मैनेजमेंट अच्छा कर सकती है कि क्या क्या आगे और काम करना चाहिए जीएसटी के भलाई के लिए, मतलब जीएसटी को और अच्छा बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जीएसटी को इजी वे में, और अपने कलेक्शंस को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है गवर्नमेंट की यहाँ पे। और यहाँ पे भी होता है क्या, और भी क्या होता है, एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल। आप अपने टैक्स पेयर की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू मिल जाती है, उसकी पूरी प्रोफाइल। आ रही बात समझ? प्रोफाइल तो पता ही होगा, ईमेल आईडी, एड्रेस, नेम वगैरह सब भी होता है उसमें, कौन कौन से उसने रिटर्न्स जो है वो फाइल करी है, कौन सी रिटर्न्स उसने फाइल नहीं करी है, कौन सी रिटर्न्स उसने फाइल करी है, कौन सी रिटर्न उसने फाइल नहीं करी, वो सब भी आप जानकारी ले सकते हैं। प्रोफाइल आ जाएगी पूरी वर्कर उसकी मदद कर रहा मैं असेस। और ई-वे बिल बनाने की वेबसाइट अलग चलती है, क्या नाम? www.ewaybillgst.gov.in। इसका बता दो फंक्शन कौन से हमारे पास, सॉरी मैंने वो नंबरिंग में मैंने बताया, वन तो हो गया था फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन जीएसटी नेटवर्क का पहला फंक्शन, उसका दूसरा क्या था, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी, तीसरा क्या है, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, चौथा क्या है, मैचिंग द डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क, पांचवा क्या है, प्रोवाइडिंग द एमआईएस रिपोर्ट टू सेंट्रल स्टेट, और छठवां क्या है, प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। 6 के 6 फंक्शन में आ गए जीएसटी नेटवर्क के। हां जल्दी पक्का 6 के 6 एक बार फिर से बोलिए। फैसिलिटेटिंग द registration, forwarding the returns to central state authorities, computation and settlement of IGST and matching tax payment details. tax payments को match करना with the banking networks, Providing various MIS reports to the state. providing various MIS reports to the central state government and providing the taxpayer profile। 6 के 6 याद कर लेना, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। ये जीएसपी एसपी की फुल फॉर्म आई तो जीएसपी की फुल फॉर्म होती है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और ये एक कभी-कभी फुल फॉर्म आ जाती है एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में बताया था ना, आसान क्या एक आ सकता है जीएसपी का फुल फॉर्म। तो जीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और एएसपी होते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये एप्स जो होती है ये प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस, अरे वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, एप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये लिंक बनता है, इसके बीच में बनाते हैं टैक्स से जीएसपी, ये जो जीएसपी है ना आपके, जो आपके जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इनके बीच में और किसके बीच में, टैक्स पेयर्स के बीच में क्या बना के चलते हैं, लिंक बना के चलते हैं। कौन? एएसपी, एप्लीकेशन सर्विस
प्रोवाइडर्स। तो प्लीज इनकी फुल फॉर्म थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं। कॉम्पनसेशन सेस की बात करते हैं। आईजीएसटी सुना है, सीजीएसटी सुना है, एसजीएसटी सुना है, यूपीजीएसटी सुना है, साथ में क्या भी लगता है कभी कभी, कभी कभी सब जगह नहीं, कभी कभी, हमेशा हमेशा लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट ने जो है वो, मैं पहले तो आपको बता दूं, कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स भी लगती है, सारे प्रोडक्ट्स पे तो लगाने की जरूरत नहीं होती। आप हमेशा ही बोलोगे आप प्रोडक्ट पे कंपनसेशन सेस, जाइए मोबाइल खरीद के लाइए, कंपनसेशन सेस लग रहा है क्या उस पे? तो हर मिल में दिखता है, पिज्जा खाने जाते हैं क्या कंपनसेशन सेस दिखता है? क्या बोले इन्होंने, कंपनसेशन सेस में से अलग से हमारे यहाँ पे टैक्स लग रहा है, जैसे उसमें होता है इनकम टैक्स में क्या होता है, एजुकेशन सेस, बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस कौन से रेट पे चार्ज हो रहा है, स्पेसिफाइड रेट पे चार्ज होता है। इस पे लगता है स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स या डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स मतलब जिनका यूज थोड़ा सा क्या है, हार्मफुल, जैसे पान खाना, पान खाना या पान मसाला। पान खाना भी गलत है क्या? एक तो सुपारी वाला पान आता है, एक नॉर्मल वाला पान आता है। कौन सा वाला पान सही रहता है? नॉर्मल गुटके वाला, तो वो इसमें आएगा, इसमें आएगा। पान में तो नहीं कह रहा है, वो पान मसाला पे कह रहा है। तो पान मसाला के पैकेट आते हैं शायद, क्योंकि आपको पता होगा। तो पान मसाला का जो पैकेट है उस पर क्या लगेगा, कंपनसेशन सेस है। टबैको, टबैको पे भी लगेगा कि और उसके बाद एरेटेड वाटर्स एंड मोटर कार्स एटसेट्रा पे भी यहाँ पे लगता है। किस पे लगता है, एरेटेड वाटर्स एंड मोटर कार्स। तो आप देखिए जरा यहाँ मोटर कार्स पे तो चलो आप थोड़ा लग्जरी आइटम में चलेंगे। एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर अगर आप देखें इसमें, तो ये एरेटेड वाटर का मतलब क्या है, which air is added, यानी कि आपका कार्बोनेटेड वाटर बोल रहे हैं। समझ रहे हो आप? लिखा साइंस थी आप लोग 10th तक, तो आपको ज्यादा आता होगा, उसको भी स्किप करना पड़ेगा, तो मुझे ये भी नहीं आता एरेटेड वाटर का क्या बोला उसने, जिसमें क्या ऐड होती है, एयर ऐड होती है, कार्बोनेटेड वाटर होती है, क्या बोल रहे हैं, हो गया ना। चलिए अब जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी किस पे अभी भी लग रहा है क्या, या अभी भी इन पर पुराना वाला टैक्स लग रहा है। अभी आप कुछ गुड्स के बारे में बात कर रहे हो जिसमें अभी भी जीएसटी पे लगने में टाइम लग सकता है, या फिर जीएसटी लगता ही नहीं, या कभी लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, समझे आप? तो जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे अल्कोहलिक लिकर होती है, अल्कोहलिक लिकर में क्या होता है, अल्कोहलिक लिकर में क्या होता है, अभी भी वैट लगता है, स्टेट को पावर है। इस पे आज भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि भाई नाराज मत हो, अल्कोहल पे तो तुम्हें टैक्स कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जीएसटी तो नहीं लगाओगे, बोले कोई ऐसा कानून नहीं आएगा जो तुम्हारा जीएसटी इस पे लगाएगा। कभी लगाएगा क्या जीएसटी, या कभी नहीं लगाएंगे, इस पे हमेशा के लिए मना है। इसमें जीएसटी काउंसिल भी कल वो रिकमेंडेशन अगर देता है, जीएसटी काउंसिल आपको मैंने बताया था कि वो रिकमेंडेशन देता है, टैक्स लगाना कितना है, कम करना है, एग्जम्पशन देनी है, वो भी थोड़ा सा वहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, है ना। और कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको ऐसे बताया जिनमें जीएसटी कभी भी नहीं लग सकता, जीएसटी काउंसिल भी बोले तो भी नहीं लग सकता। जीएसटी काउंसिल का हमने आर्टिकल नंबर क्या पढ़ा था, 279 है, वो नीचे आने वाला है, उसको हम इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, फटाफट आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि वैट कि अल्कोहलिक लिकर पे क्या लगता है, अल्कोहलिक लिकर पे आज भी क्या लगता है, आज भी क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट एंड सीएसटी। वैट कब लगता है, जब स्टेट के अंदर अल्कोहल सेल होती है, और जब स्टेट के बाहर जाती है अल्कोहल तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल टैक्स। जीएसटी का इसको लेने देना नहीं, और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसमें स्टेट की एक्साइज ड्यूटी, सेंटर की नहीं। एक्साइज ड्यूटी भी दो प्रकार की होती है, सेंटर और स्टेट। यहाँ पे जब किसकी लगती है, स्टेट की, तो अल्कोहलिक लिकर की समरी है घर जाके, या फिर अभी अल्कोहलिक लिकर उसके दो एरो, वैट या सीएसटी, और इधर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, नो जीएसटी। इवन इफ द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स, ऐसा हो सकता है कि इवन इफ द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ही नहीं करेगी वो, जीएसटी काउंसिल विल नेवर रिकमेंड जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर। और ऐसा होने की नहीं, सुकेश भाई लालच तो नहीं है। चलो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ क्या है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जहाज का फ्यूल, नेचुरल गैस, इन पे जब जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, रिकमेंड करेगी तो आ जाएगा, समझे कि नहीं। कौन कौन है, हेडलाइन क्या कि काट गया सर, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल,
पेट्रोल, एटीएफ क्या होता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, जहाज का फ्यूल। और नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो उसी दिन से क्या आ जाएगा? नेचुरल शायद नहीं, नेचुरल गैस भी शायद आ चुका है। हाँ तो इन्होंने कभी शायद देखना पड़ेगा आपको, ना नेट पे सर्च कर लेना, नेचुरल गैस भी शायद आ चुका है, न्यूज़ में भी आया था शायद। बाकी आप सर्च करिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है तो अभी भी नेचुरल गैस पे रिकमेंडेशन बाकी है, अभी ज़्यादा पंगे लेने हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इन जो भी अपने ऊपर प्रोडक्ट बोले हैं इन पे अभी क्या लगती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये बोलिए हाँ या ना? हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ऊपर किस पे? अल्कोहलिक पे क्या लग रही थी? ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस हैं। मैंने तो बता दिया, रिवाइज नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और इसके नोट्स बना लेंगे आपके लिए, लिख लोगे घर जाके समरीज की। और उसके बाद पिछले बने कुछ छोटे मोटे बनाए कुछ, या बुक से चल रहा है? अभी बुक से चल रहा है, कोई बात नहीं, बुक से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल क्या करता है तो घर जाके एटलीस्ट ये तो लिख लेना है बना के कि जो आपको इजी लगे। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अच्छा हाँ, जो कल हमने वो न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 2 पढ़ा था वो भी प्लीज उसकी समरी बना लेना कि जब सेंटर स्टेट से मांगती है और जब सेंटर स्टेट को देगी, याद है ना? तो इस पर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। और अगर इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी और वैट आल्सो, है ना? मैन्युफैक्चरिंग पे तो सेंटर लगाएगी एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे तो सेंटर लगाएगी एक्साइज ड्यूटी, और इंट्रा या इंटर स्टेट सेल होने पे अभी भी क्या लग रहा है? वैट या फिर सीएसटी। इंटर होगा तो स्टेट के बाहर सीएसटी, स्टेट के अंदर एक्चुअली मुझे पहले वैट सब पे ज्यादा सारे प्रोडक्ट भी लगता था गुड्स में, तो स्टेट के अंदर वाली सेल पे लगता। अब तो सिर्फ यहाँ बचा ना जो हम सेलेक्टिव चीजें पढ़ रहे हैं, बचा वैट। और इधर एक्साइज में याद रखेंगे अल्कोहलिक लिकर पेस्टेट, और इन फ्यूल्स के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल, और वैट। अब टबैको, टबैको का क्या होगा? टबैको में जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, खत्म। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल अपनी क्या भी लगाएगी? एक्साइज। अब तक स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहाँ पड़ा? अल्कोहलिक लिकर पे, बाकी एक्साइज ड्यूटी कौन सी लगेगी? सेंट्रल। अब थोड़ा सा नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह की बात होती है, तो नार्कोटिक ड्रग्स, ओपियम एंड इंडियन हेम्प, ठीक है, इनके बारे में क्या बोला है? सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आपने एक चीज नोट करी, अभी तक जैसे ऊपर पढ़ रहे थे तो अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी याद है, और टबैको की अगर बात करें तो टबैको की जीएसटी भी लग रहा था, बट ऊपर कहीं जीएसटी भी नहीं लग रहा था। अब जीएसटी यहाँ पे भी लगेगा इन प्रोडक्ट्स। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह में भी यूज होते हैं, नहीं होते ऐसे ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन में नहीं आती है ऐसे कहा नहीं ड्रग्स भी। अरे भैया दवाइयों में थोड़ा बहुत तो रहता है ना एलिमेंट, इसलिए थोड़ा बहुत अलाउड नहीं है ना। अभी नार्कोटिक्स वालों का छापा महाराष्ट्र में पड़ा, पकड़ा नहीं पड़ रहा, तो वो तो ड्रग्स आपने पूरी रखी नहीं है, वो अलग चीज़ है। मेडिसिन में यूज वाला थोड़ा अलग चीज़ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू जीएसटी है, और बोलिए स्टेट एक्साइज। अब जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है, मतलब कि जो ये आपका बिल्डिंग एंड लैंड वगैरह का सेल परचेज का जिनका काम होता है, उनको जीएसटी से किस क्या रख दिया है? बाहर रख दिया है। यानी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्या लगता है? जमीनों पे ऑलरेडी क्या लगता है? क्या लगता है? कौन सी ड्यूटी लगती है जमीनों पर? लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह की सेल, स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, इतना टाइम लगा सोचना क्या। चलिए अब क्या है, अगला टॉपिक है टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। जीएसटी आने पे ऊपर के प्रोडक्ट क्लियर हो गए, किस पे क्या अभी भी चल रहा है। अब आप अगर देखें तो टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, ये टॉपिक इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कई बार। क्या पूछते हैं उसमें वो, मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं। आपको लिस्ट दिख रही है टैक्सेस सब्स्यूम्ड की, ये लिस्ट दिख रही है आपको, आप लोग याद करेंगे इसको बैठ के, इसको जैसे गो थ्रू पढ़ लो पहले, ठीक है? इसको एक तो गो थ्रू पढ़ लो कि ये नाम है,
रटना मत, नाम याद कर लेना, अगर गो थ्रू पढ़ लेना, पेपर में दिख जाएगा कि हाँ यार ये मेरे को रीड कराना याद आ रहा है। कौन सा वाला रटना है, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ड्यूटी सबसिम हो गई। कुछ सेंटर के टैक्स खत्म हो गए और कुछ स्टेट के टैक्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ये मतलब नहीं कि सारे ही खत्म हो गए, मतलब कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी चल रहे हैं, हाँ है ना। चलिए पहले बात करते हैं मेजॉरिटी लेवल पे। अब बोलेंगे तो कुछ ही परसेंट चीजों पे तो रह गया बस। मेजॉरिटी 90% तो खत्म ही हो गया प्रोडक्ट्स में, 95% है ना। तो अब कौन से प्रोडक्ट खत्म हो गए, सॉरी कौन से टैक्स खत्म हो गए। सेंटर का सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है कि पहले सर्विस टैक्स अलग से लगता था, अब तो गुड्स सर्विस टैक्स आगे सर्विस टैक्स गया है। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी और कुछ एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज थी वो खत्म हो गई, बट इसका मतलब नहीं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता ही नहीं। अभी किस पे लगा था पीछे, अरे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगा था, तब आपको पे क्या लगा था, जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा था ना, तब आपको पे यार डरा लगा था जीएसटी। ठीक है, क्लियर है ना। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस पे भी तो लगा, पेट्रोलियम क्रूड डीजल पे तो लगी रहा है। ये याद रखना इन पे लग रहा है, हाँ कहीं सब्सिडी समझ लें, इनमें भी इनमें तो चल रहा है। और एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है, ये भी लगभग अभी चल रहा है मेडिसिन वगैरह का। ये ना सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी लगता था कस्टम्स के साथ, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। प्लीज ये ऑब्जेक्टिव में भी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। सीवीडी क्या होता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और एससीवीडी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये जो सीवीडी और एससीवीडी होते हैं ये क्यों लगते थे, जैसे मैंने बाहर से सामान मंगाया इंडिया में, इंपोर्ट करा, अरे बोलिए इंपोर्ट करा मैंने सामान, क्या करा, इंपोर्ट करा मैंने सामान, उस पे क्या देना होता है, कस्टम्स। उस पे क्या देना होता है, उस पे सेपरेट एक एक्ट है, कस्टम्स एक्ट 1962, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी तो आपने दे दी होगी, उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी तो दे दी होगी। लेकिन साथ ही साथ अब सरकार यहाँ बदले लेना चाहिए। सरकार कह रही है सामान इंडिया में बनता तो क्या भी लगती, एक्साइज ड्यूटी। ये पहले होता था, पहले, अभी तो सब्सिडी हो गए, अब तो बेटा ये भी नहीं लगते। क्या लॉजिक था इनका लगने का, मैंने पहले बता रहा हूँ। सीवीडी लगता था क्योंकि एक्साइज की जगह, कि वो गुड्स अगर इंडिया में बनते तो उन पे क्या लगता है, एक्साइज लगता। तो सीवीडी किसकी जगह लगता था, जल्दी बोलेंगे एक बार, नोट कर लिया। और एससीवीडी वैट की जगह लगता था। क्या करें, सामान इंडिया में बिकता तो हमें तो वैट भी लगाना पड़ता, तो हमने एक्साइज ड्यूटी और वैट भी लगाया था साथ में, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। अब पता है क्या, अब पता है क्या, सुनो, ये तो खत्म हो गए खत्म। इनकी जगह पता कौन आ गया, सेम कॉन्सेप्ट के साथ सेम अब कौन आ गया, आईजीएसटी, यानी इनकी जगह क्या आ गया, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी तो स्टेट के बाहर सेल करने पे है ना, वो अलग आईजीएसटी है। इंपोर्ट वाले पे भी आईजीएसटी है, इंपोर्ट में भी क्या लगा रहे हैं, वो इन्हीं के बदले लगा, सीवीडी और एससीवीडी के बदले। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा जीएसटी है जो एससीवीडी और सीवीडी को रिप्लेस, मतलब सब्स्टिट्यूट करके आया, कौन है, आईजीएसटी। तो आज के डेट में सीवीडी एससीवीडी भी लगता है एक तरीके से, किसकी फॉर्म में, या फाइनल में पढ़ोगे आईजीएसटी, आईजीएसटी है ये ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नीचे ऑब्जेक्टिव है भैया। मैं फिर ये बहुतों को पढ़ाया, नीचे जाके भैया पूछा, कुछ नहीं आता, पता नहीं इस चैप्टर में नीचे आएगा, चैप्टर 2 में आएगा, बट कहीं ना कहीं इसकी बात अब दोबारा आएगी। अब फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो याद रहेगा कि नहीं आया अंशिका जी। आप सेंट्रल सेल टैक्स खत्म हो गया क्या, या ऊपर वाले प्रोडक्ट में, कुछ प्रोडक्ट में अभी भी था ना, अल्कोहलिक लिकर अगर आप स्टेट के बाहर बेचते हो तो भी सीएसटी लग रहा है, तो वो तो अभी रहेगा। और कुछ सरचार्ज थे सेंटर के, सेस वो खत्म हो गए, तो प्लीज ये तो खत्म हो गए। उनको क्या रटू में बैठ, इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, सीवीडी एंड एससीवीडी। ये सबको याद रहता है कि सर्विस खत्म हो गया, एक्साइज खत्म हो गया, सीवीडी एससीवीडी थोड़ा सा आपको याद है। स्टेट टैक्स कौन कौन से सब्सिडी हो गए, मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने कितनी चालाकी के साथ एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने से बनाया, हाँ ये बनाया था उन्होंने फाइनल में, क्या बनाया था, फाइनल में बनाया। देखो बड़ी चालाकी के साथ डिजाइन किया गया। स्टेट के सेस तो चलो डिलीट हो गए, स्टेट पहले कुछ सेस लगाती होगी, खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फालतू के सेस बंद नहीं हो गए। अब तो वही कंपनसेशन सेस, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, अब तो सेस तो खत्म हो गए, कुछ नहीं लग रहा है बाकी स्टेट के सेस। ये वाला पॉइंट था जो ये पूछ लिया भाई साहब, ये रहेगा आपके लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें बोला एंटरटेनमेंट टैक्स तो खत्म हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या हो गया, पहले लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, अब नहीं लगता, लेकिन अभी भी कहाँ लगता है, लोकल बॉडीज लगाती है।
क्या बड़ी बात इन्होंने पूछी थी इंस्टीट्यूट ने, बताओ क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा टैक्स जो था वो सब्स्यूम नहीं हुआ था, इनमें से कौन सा टैक्स जो था वो सब्स्यूम। तो ऑप्शन था एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल बॉडीज, लग्जरी टैक्स, ये लग्जरी टैक्स ये वाला, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर ऐसा कुछ विद्या टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। बताना इन चार में से कौन सा वाला है, कौन सा टैक्स है जो सब्स्यूम नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम हुआ है लेकिन लोकल बॉडीज वाला नहीं हुआ है। समझ में आया? तो आंसर था एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, आंसर था। नहीं समझे? नहीं आएगा क्या? समझ में आया? पूरा क्लियर? तो बाकी तो ये देखो, ये खत्म हो गया, लॉटरी खत्म हो गया, बैटिंग गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स वैसे तो खत्म हो गया, म्युनिसिपल बॉडीज वाला चल रहा है, तो वो आंसर था। और उसके बाद वैट, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेसेस खत्म हो गया, याद कर लेना। डन, सब्स्यूम डन। अब ये इसकी समरी हटा दो। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, कोई भी रास्ते में चलते चलते क्या पूछ रहे थे? हाँ बेटा जीएसटी पढ़ रहे हो? बोले हाँ जीएसटी पढ़ते हैं। अच्छा, जीएसटी के कुछ फायदे तो बता दो। जीएसटी के कुछ आपके पास जीएसटी का ये फायदा है कि पेपर में 40 नंबर का आता है, पहले वही करते और नंबर अच्छा आता है, पढ़ेंगे उसको। अब बोले जीएसटी आने के फायदे तो बता दे भाई, तो क्या फायदे हैं जीएसटी आने के? बहुत सारे, बहुत बढ़िया आंसर। ये तो मुझे लग रहा है ऐसे लिख सकते हैं इसके अनलिमिटेड 3 घंटे, ये वही ना लिख के आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एडिंग बनाते। डबल टैक्सेशन नहीं होता, आप क्या है? अच्छा, वही पास्ट क्लास के बेसिस। चलिए अब हम तो पढ़ लेते हैं भैया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन रही है। क्या बन रही है? यूनिफाइड। जैसे बाहर वाले लोग क्या है, इंडिया में आ रहे मान लो, तो इंडिया में क्या है, अलग अलग टैक्स लगते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी लोग। अब वही एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, यूनिफाइड, हमने अपना नेशनल मार्केट बना दिया, वन नेशन वन टैक्स करके जो हमारा था। तो जीएसटी हमारे कॉमन मार्केट की तरफ जा रहा है विद कॉमन टैक्स रेट्स। मतलब रेट टैक्स रेट्स भी क्या रहेंगे? अब स्टेट का कुछ रेट होता था, सेंटर का कुछ रेट होता था, कहीं कुछ होता था, और कॉमन कर दिया चीजों को मोस्टली। एंड इकोनॉमिक बैरियर्स को रिमूव किए, अब बाहर के लोग भी इंडिया में आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे टैक्सेस से वो बच जाएंगे। ऐसा ये बोल रहे हैं, कितने आते हैं वो अलग बात है, कितना को टैक्स से दिक्कत आ रही है वो अलग बात है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये कह रहे हैं जीएसटी के आने से एक बूस्ट मिला है किसको? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में क्या है यहाँ पे? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेक इन इंडिया, लोगो बना रखा है, मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया। अरे आया ना, राहुल गांधी जी ने कमेंट में मारा था लोकसभा में, नंबर से ये कमेंट मारा था मुझे चीज़ होगा मेक इन इंडिया को। इवन मैं ऑडिटोरियम में जाके किसी स्कूल में गए थे और ऑडिटोरियम में बच्चों से बोला था कि क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है, तो सबने हाँ बोल दिया, बेइज्जती हो गई। हमने बोला क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है, समझ में आया? ओके ओके समझे ना? फिर एक तो सवाल और पूछे थे, चलो कोई बात नहीं। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट देने के लिए बोले जीएसटी लेके आए ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट रहे, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट हमारे क्या बन रहे। और इंडिया को क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है? तो एक जीएसटी ले आते हैं, लोगों को पता है कि जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स रहेगा यहाँ पे भी, लोगों को बहुत सारे टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शायद इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल रखने का इनका मोटिव था। तो आके यहाँ बाहर की कंपनीज इंडिया में क्या करेंगे? गुड्स बनाएंगे इजीली, और वही टैक्सेशन सिस्टम को क्या कर देंगे, कर दिया, मतलब इजी कर दिया, ताकि लोगों को समझने में क्या है, बाहर के लोगों को भी आसानी रहे। ये समझा? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है, ऐसा बोल रहे फेक नहीं क्या जाते इतना, लेकिन इंडिया जीएसटी के बाद आया होगा वो अलग बात है। इससे लोगों को जॉब मिलेगी और लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहेगी। जॉब की जहाँ तक बात है तो आपने देखा होगा बीकॉम के बाद आप नॉर्मल शायद जीएसटी का पेपर निकाल दो, बीकॉम के बाद तो जीएसटी प्रैक्टिस कर सकते, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो जीएसटी से काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये आप देख लेना, फिर आगे वही लिखा है कंपटीशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ आएगी। ये सब मुझे नहीं लगता पेपर में आने वाला, तो अपने इसके अंदर का तो पढ़ लेना। ये आपने बिजनेस तो कॉमर्स तो पढ़ी होगी, उसमें रट रख के पढ़ी नहीं होगी, कॉमर्स में नहीं थी आपकी, तो कॉमर्स में आपका वो प्लानिंग कंट्रोलिंग वो सब पढ़ा है, तो बस ऐसे रट लेना इसको बस, बाकी मुझे तो लगता नहीं आएगा। और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर ये बोल रहे हैं भाई साहब, जब जीएसटी आने लोगों के तो उड़ गए थे, लोगों को समझ नहीं आता है क्या है।
आज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है। इवन जो एनुअल रिटर्न जाती है जीएसटी की एनुअल रिटर्न, वही लोगों को समझ नहीं आ रही थी कैसे भरनी। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, बार बार पोस्टपोन करता जा रहा था रिटर्न के लिए। रीजन समझ में आया, लोगों को प्रॉब्लम आई रिकंसिलिएशंस में। उसमें बहुत सारी रिटर्न, जैसे बहुत सारी रिटर्न्स आती थी जीएसटी 1, 3B, तो उन्हें क्या करना था, रिकंसाइल करना होता था, मैच करना होता था। फिर एक एनुअल रिटर्न जा रही थी तो पूरे साल का हिसाब जा रहा था एक बार, फिर मिसमैच आ रहे थे, अलग अलग डेटा जा रहा था, तो बड़ी दिक्कत आ गई। तो उन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने मतलब प्रोसेस को अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया बीच में। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, बोलने में क्या दिक्कत तो लोगों को आई, इन्हें भी पता। हाँ, धीरे धीरे लोग समझेंगे अब क्या करें। ये तो मजबूरी वाली बात होगी ना, ये कोर्स आपको भी पसंद नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे मंजी का वो जबरदस्ती उसको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। और पढ़ा लो 2:30 बजे तक का बोला, फिर और पढ़ा लो, मोमेंट आया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है, आसानी हो रही है बिजनेस करने में। टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सीधे कहना, हाँ ये ज़्यादा आसान है कि आप बिजनेस करें, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करें। वो यार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही ना कराएंगे तो बोल रहे हैं कि जीएसटी के एडवांटेज है कि आप बिजनेस चलाएं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना कराएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बड़ी आसानी से आपका बिजनेस चला है, जीएसटी ही नहीं है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे बिल में, समझ रहे हो, ईजी हो गया हमारा बिजनेस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ईजी तो उसी सेंस में बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफिकेशन है उसमें, ऐसे जीएसटी में। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक सर्टिनिटी रहती है, गुड्स की प्रॉपर क्लासिफिकेशन की गई है, सर्विसेज की प्रॉपर क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे वो नहीं था चैप्टर्स, हेडिंग सब, मतलब हमारे नहीं था एक चैप्टर नंबर ये, पेज नंबर ये, अरे चैप्टर वाइज नहीं बटा हुआ क्या, तो आसानी रहती है ढूंढने में। सीधे या एक पन्ने से शुरू करते हैं, पहले पन्ने से ढूंढो जरा उसकी डेफिनेशन कैसे अप्लाई की, सीधे शाम तक नहीं मिली। इससे अच्छा चैप्टर ही ढूंढो सप्लाई वाला, सप्लाई में डिफाइंड होगा सप्लाई, अरे आया और पेज नंबर भी होगा, वहां पे जाओ सीधे आप मिनटों बाद सेकंड से अकेले। हां जी, गूगल पे लेता हूं, इसलिए मैं गूगल कर लेते कैसे सप्लाई की डेफिनेशन। बिल्कुल सही बात है, तो पेपर में तो गूगल करने को तो नहीं आएगा। कहने का मतलब है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान है, ये कह रहे कि हर गुड्स को हमने प्रॉपर्ली क्या करा हुआ है, क्लासिफाई करा हुआ है। वही हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर्स दे रखे सारे गुड्स को, तो जिनका भी टैक्स ढूंढना हो, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग याद थोड़ी करने हैं। आपको पता है इंस्टीट्यूट टैक्स रेट याद नहीं कराता है, इंटरमीडिएट फाइनल को उन्हें पता है कि टैक्स रेट तो वैसे भी ढूंढ के मिल ही जाते हैं चैप्टर वाइज। तो समझ रहे हो आपके नहीं, तो इतना आपको नॉलेज होना जरूरी नहीं है टैक्स रेट का। आप बोले कि इजी टैक्स कंप्लायंस, आजकल ऑटोमेटेड प्रोसीजर चल रहा है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर मतलब ज्यादा वर्क क्या हो रहा है ऑनलाइन, ज्यादा वर्क क्या हो रहा है, पहले बड़ा मैनुअल काम ज्यादा चलता था, अभी मैनुअल काम इतना हो ही नहीं रहा। आजकल सब ऑनलाइन रिटर्न का काम हो रहा है। कहीं जा रहे हैं डिपार्टमेंट में रिटर्न लेके भरने, वो भर के मतलब जा रहे हैं कि सर ये रिटर्न है हमारे, वो चेक करें, अच्छा ये क्या बनना है, गलत है, सब दोबारा करो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो एग्जामिनर नहीं आती शीट चेक कर रहा है बैठकर। आजकल सारा काम क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो आजकल आप ऑनलाइन पोर्टल में रिटर्न फाइल करते हैं, ऑनलाइन आपका डेटा चला जाता है, आपके रिटर्न में जो भी दिक्कतें आती है उसका आपको नोटिस आ जाता है, वहाँ फिर रिप्लाई करना होता है, वहाँ जाना फिर जाना होता है। अब ये भी मत कहना कि बस ऑफिस में बैठ के समझ जाएगा, वैसे मैक्सिमम काम ऑफिस में बैठ के हो सकता है, पर अब वो बेचारा उसका बीपी बढ़ रहा है, वो कह रहा भाई तू जरा तूने ज़्यादा धांधली मचा रही है, तू इधर पहुँचो पैसा लिफाफा भी तो रखना है। लिफाफा कैसे, ऑनलाइन लिफाफा, एक लिफाफा वही, जैसे मेरे को याद आ रहा है कि एक दोस्त ने व्हाट्सएप में मुझे कार्ड भेजा था शादी का, तो मैंने भी उसे एक नोट की कर दी, व्हाट्सएप कर दी, न्योता आ गया, सब ऑनलाइन चल रहा है, दोनों। तो देखिए अगला है डिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। बोलने की बात है, बोले आजकल जीएसटी के कंप्लायंस करने में, उसके रूल्स को मतलब रिटर्न भरने में, पेमेंट जमा कराने में, ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता लोगों को। तो अच्छा लग रहा है बोलने में, ये तो वही बात होगी, एडवांटेज बताने को बताई है लगातार। ये तो वही वाली बात हो गई, बेनिफिट में लिखा हुआ है क्या, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, और एक नीचे डिसएडवांटेज है कॉस्टली। तो कहीं कुछ भी लिख रहे हैं, आपको लगता है इसमें रिडक्शन होगी और महंगा हो गया है। रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, कहीं 5,000 लेते हैं, कहीं 7,000 लेते हैं, कहीं 2,500 रुपये लेते हैं, हम तो 500 भी ले लेते हैं क्योंकि अपनी जेब से कुछ नहीं जाना। चार्जर मैं तो सीधे बोलता हूँ, एक रुपये फोन आता है, रिटर्न का फीस जो भी बाहर वाला ले जाए बता दिए, चलो उससे कम बात करें भाई, जो को कम से कम पड़ रहा है बता दे, उससे भी कम कर देंगे बात। अब आप कहोगे कि प्रोफेशन को हानि पहुंच रही है, इससे हानि तो तब पहुंचेगी अगर उसे 5,000 बता दिए, क्योंकि आजकल लोग मैक्सिमम लोग 5,000 तो देते नहीं है इसको, 2,500 2,000, तो काम आजकल 500 में भी लोग कर लेते हैं, 500 800 1000।
नहीं करते बताइए। तो लोग जब कर ही रहे हैं 500-800 में, तो क्या 2,500-3,000 रुपये 5,000, इसके 7,000-8,000 10,000 रुपये ले लेते हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि आजकल सस्ता ही है, हाँ? और एडवांटेज में क्या लिखा है? कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो रही है? रिड्यूस। हमारे यहाँ पे कंप्लायंस कॉस्ट इज लेसर अंडर जीएसटी, मल्टीपल रिकॉर्डिंग फॉर वैरायटी ऑफ टैक्सेस इज नॉट नीडेड। फेंक दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, आप भी फेंक दीजिएगा। इंडस्ट्री को कह रहे हैं बहुत सारा बेनिफिट है। इंडस्ट्री यहाँ पे सेट ऑफ मिलता है, सबको क्रेडिट मिलता है, सबको भी नहीं, सबको क्रेडिट मिल रहा है। देखो इनके लिए तो फायदेमंद तो ये चीज है कि इनको आईटी से मिल जाता है, हाँ या ना? और इनका बर्डन वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है अल्टीमेट। तो ये आप पढ़ोगे घर में तो बेनिफिट टू इंडस्ट्री। देखो मैं इसलिए हवा में करा रहा हूँ क्योंकि इसका आने का कोई चांस नहीं। दूर दूर तक 10 चैप्टर 40 नंबर में आने हैं भाई, ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, सब्जेक्टिव भी आने हैं, मिक्स करके 40 में। आपको लगता नहीं है कि सॉरी आपको लगता है क्या ही आएगा? प्लीज कहीं करें नहीं यार, एक एक चीज पढ़ो, एक एक लाइन यार, प्लीज यार। हम मुझे कैसे पढ़ने आए थे आप? पैसा वसूली। अगला क्या है? पैसा वसूली अलग बात है, स्मार्ट स्टडी अलग बात है। तो स्मार्ट ही तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। क्या कैस्केडिंग होता है फिर? अभी कल की क्लास में तो बताया था कि डबल टैक्सेशन खत्म हो चुका है। खत्म भी क्या हो चुका, मतलब दिख रहा था वो वैट और एक्साइज का वो पंगा पड़ता था वो सब। तो आज की डेट में तो डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट तो है। स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, मतलब क्या एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफी कुछ निकाला गया। जैसे याद है कंपोजिशन स्कीम निकाली थी कलम ने? अरे कल हमने डिस्कस करी थी कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। वो एक बहुत ही कम रेट पे टैक्स देते हैं अपने आप से, और पूरा उनका जो बिल्स वगैरह बनते हैं उनको कोई जीएसटी नहीं, सेट ऑफ नहीं, कुछ नहीं। हाँ रिटर्न तो जाती है उनकी, और उनका फॉर्म बहुत छोटा होता है और कंप्लायंस बहुत कम हो जाती है। वो आपका एग्जांपल मैंने दिया था, सामने कौन है? रोड है शॉप, पिज़्ज़ा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये जीएसटी का ब्रह्मांड है, जो पढ़ा सब इसके अंदर। तो ये भी पढ़ना है, वो तो पढ़ा नहीं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब ये थोड़ा सा पका हुआ है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट लेके चले फटाफट और चैप्टर खत्म करें। हाँ जी मुंशी का जी, चैप्टर भी खत्म होने वाले। ओहो, आपने तो अपने को तैयार कर लिया था 4 बजे तक के लिए शायद मेंटली, एकदम वो दिमाग को पलटना मत। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो संविधान है, सबसे पहले तो हमारे संविधान में 448 आर्टिकल लिखे हुए हैं। नेट पे थोड़ा अलग आते हैं बट 448 ही मैंने थोड़ी रट रखे सारे, आपको अपने रट रखे हैं। आर्टिकल 370 तो सुना होगा, आर्टिकल 35 तो सुना होगा, वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होता है। थोड़ा एक आध तो सबको पता होते हैं। और मुझे देखो आर्टिकल वो कोई भी टैक्स वो गवर्नमेंट बिना मतलब बिना लॉ के कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, याद है ना? उनके आर्टिकल्स हैं तो वो नीचे भी आएंगे, तो वो भी देखेंगे। और कितने शेड्यूल है टोटल? 12 शेड्यूल्स। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव में बाई चांस आए तो 448 आर्टिकल है, नहीं ऐसा कुछ है शेड्यूल में। कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 12 13 14 बच्चे 11 12 भैया कितना हो? तो इससे अच्छा आपको रटा होता 12, तो आप उसकी मदद करते, तो आपकी मदद थोड़ी करते। और कैमरा लगा हुआ है तो रिजल्ट में क्या लिखा जाएगा? कौन सी क्या लिखा रहा है? अच्छा इसके भी रिजल्ट में आया था अनफेयर मींस। इन्होंने क्या लिख दिया था? सरल विवाद बक्का चला। वो मैंने नहीं किया था, मेरे नोट्स पे से होता रोल नंबर के, रोल नंबर की वजह से होता है। बस ब्रेकिंग न्यूज़ मैं एक चीज़ पता चली, किसी दिन हाथ में बना के आ जाना, सर पास कर दीजिए, सर अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा मुझे, सर ये मेरा गूगल पे नंबर है, 1 रुपये भेजिएगा, मैं आपको फिर देता हूँ आपके हिसाब से। पर कितने रुपए, इतने मार्क्स, पर मार्क्स पे इतने। वाह शरीर वाह। और उसमें आ गया तुम्हारा भी बनाया रहा इन प्रोसेस। सर मैंने तो भेज दिया सर, यहाँ से मेरे डेबिट हो गए। आपको आ जाऊँगा सर, थोड़ा सा एरर आ गया टेक्निकल। तो कहते हैं आपकी शीट पे भी टेक्निकल एरर आ रहा है, जो मैं स्टार्ट कर रहा था वो वापिस है वो 0 पता नहीं अपने आप ही यहाँ से आ गया, 6 के आगे देता हूँ 6 के पीछे से आ गया। चलिए देखिए आर्टिकल 265, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का आर्टिकल 265 क्या बोलता है भैया? देखिए यहाँ पे भी और इनकम टैक्स में भी। अरे इनकम टैक्स का बेसिक वाला चैप्टर याद है नहीं? आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें। तो आर्टिकल 265 क्या बोलता है? देश का मतलब संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हो आप लोग की, जो कानून बनते हैं उनकी इज्जत करते हो, तो पढ़ते क्यों नहीं कानून? पढ़ते हो नहीं कानून? और इज्जत करता हूँ मतलब नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड। यूट्यूब पे जो फ्लाइंग बीस्ट है अपने, उन्होंने भी अभी क्रिमिनल लॉ क्या स्टार्ट करा है पढ़ना। यार आदमी मतलब कब लॉ पढ़ रहे थे, इसमें भी ना पता आपको। एक लॉ आई नहीं सही से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट किया आप ये सब रास्ते में सबके थप्पड़ मारा।
तो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स आप कलेक्ट लेवी नहीं कर सकते जब तक कि कानून में आपको पावर ना हो। ये कौन कहता है? आर्टिकल 265। तो क्षितिज भाई की दुकान है, क्षितिज भाई क्या करते हैं? गुड्स बेच के नीचे लेते हैं क्षितिज टैक्स प्लस 10%। बताइए क्षितिज टैक्स ये कौन सा टैक्स है? टैक्स ये हम लगाते हैं हमारी दुकान पे। आप चाहें पैसे दीजिए आप, मतलब पुलिस वाले को आप ला सकते हो बकायदा डंडे में, भाई को मारपीट करने के लिए डंडे टूटेंगे। तो ये आर्टिकल 265 आपका समझ में आया कि कोई भी फालतू लोकल टैक्स लगा नहीं सकता। यो टैक्स जबरदस्ती। चलिए आर्टिकल यहाँ पे हमें क्या आपको बोलूं, यूनियन एंड स्टेट के रिलेशनशिप कौन बताता है? 245। मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। 246 की जहां तक बात है यहाँ से पढ़ना है। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ये बोलता है 3 लिस्ट होती है। आर्टिकल 246 कितने लिस्ट बताता है? 3 लिस्ट बताता है। कौन सा शेड्यूल? आप कह रहे हैं संविधान में कितने शेड्यूल थे? कितने थे? 11, 12, 13, 14। ये कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल आर्टिकल 246। याद नहीं आ रहा क्या इनकम टैक्स में? क्या बार बार पढ़ना है क्या? यूनियन लिस्ट में कौन टैक्स लगा? हाँ, पार्लियामेंट भी सही है। जब आप बोलते हो ना कि पार्लियामेंट के पावर है टैक्स लगाने की, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हो। ये भी लॉजिक है। तो लॉ में ऐसे ही होता है, पार्लियामेंट बोलेगा ओहो यहाँ लिखा भी है, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, पार्लियामेंट के नीचे क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यूनियन इसके पास पावर है। जैसे इनकम टैक्स की एंट्री नंबर होती है 82। इनकम टैक्स लगाने की एंट्री नंबर क्या है? 82 के तहत इनकम टैक्स लगता है शायद 82 ही था ना भाई, कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। तो एंट्री नंबर 82 के तहत इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंटर के पास। इवन मैं तो कहता हूँ जितने भी 80s और 90s की जो भी एंट्री नंबर होती है, ये सारी किसकी पावर में? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये टैक्स लगाने की एंट्री नंबर होती है। कभी एंट्री नंबर आ जाता है और इनकम टैक्स के साथ एंट्री नंबर लिखे थे थोड़ा 82 वगैरह ऐसे। स्टेट के पास जैसे 50 के अंदर जो होती है, 50-60 में, वो किसके पास पावर होती है? स्टेट के पास एंट्री नंबर होती है। तो स्टेट की जो एंट्री नंबर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो लगाई जाती है। टैक्सेशन की पावर इनके पास है। एक्सक्लूसिव राइट बनाने का, लॉ को बनाने का राइट किसके पास है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सीधे कोई लॉ बताओ जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कोई लॉ बताओ जो स्टेट गवर्नमेंट, वैट के लिए सारे लॉ कौन बनाएंगे? वैट के सारे लॉ कौन बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। बोलिए यार, वैट के सारे लॉ तो स्टेट ही बना रहे थे, और इनकम टैक्स के सारे लॉ सेंट्रल और कस्टम्स के सेंटर। नहीं आया समझ? अरे आ रहे समझ में? और कॉन्करेंट लिस्ट 3 क्या बोलती है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है क्या लगाने की, मतलब टैक्स लगाने की, लॉ बनाने की। पहले तो लॉ बनाने की पावर है। क्या बनाने की पावर है? हैज द पावर टू मेक द लॉज। कौन सी लिस्ट में? जीएसटी कौन सी लिस्ट में आना चाहिए? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 फटाफट से बताइए। लिस्ट 3 जीएसटी किस में आना चाहिए? लिस्ट नहीं बोला लिस्ट 3 जवाब से हमने तो 3 बोला, हमें नहीं लिस्ट 3 साइड करो। कहाँ से आ गया अल्फा लिखा? मैंने सिंपल बोला कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है ना कानून बनाने की। तो जीएसटी कौन से वाला था कायदे से? कॉन्करेंट वाले में आना चाहिए क्योंकि दोनों पे पावर है। सीजीएसटी और सेंटर पास कर लिए और एसजीएसटी का लॉ स्टेट पास कर लिया, दोनों पे पावर है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात की? इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर समझाया। एंट्री 82 टू 91 लिस्ट 1 में आती है, सेंटर की पावर है 45 टू 63, लिस्ट 2 में आती है स्टेट की पावर है। एंट्री 82 किसकी? इनकम टैक्स की, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम कस्टम की कौन सी है? 83 याद रखेंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि जीएसटी लगाना था, अभी मैं बात कर रहा था आपसे कॉन्करेंट करके कि जीएसटी जब लगाना था तो यहाँ पे आर्टिकल 246A लाया गया यहाँ पे अलग से। तो आपको तो लग रहा होगा 246 में स्टेट यूनियन कॉन्करेंट, कायदे से कॉन्करेंट दिख रहा होगा हमें, लेकिन कई बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा था? 246 था, लेकिन जीएसटी के लिए आर्टिकल कौन सा एक और इंट्रोड्यूस हुआ? 246A। बच्चों ध्यान देना, पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये बिल्कुल आ सकता है। 246 है, 246 है, कौन सा टिक करोगे हमेशा? 246A। तो यहाँ पे हमारा 246A लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडेड एक्ट 2016। और याद है 122 और 121 101वां मिलता और 122वां मिलता। कौन सा टिक करना था पेपर में? 101वां। और कौन सा आर्टिकल नंबर से? 246A आर्टिकल नंबर के साथ ध्यान से। नहीं आया समझ में?
भैया देखिए रिवीजन करिएगा इसका अच्छे से। और फिर यहाँ पे बोला गया कि देयर वाज अ नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर वाज अ नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्यों आई है, ये सारी क्यों आर्टिकल नंबर ही पूरा बदल दिया गया? क्योंकि पहली बार देश में ऐसा टैक्स आ रहा था जिसपे सेंटर को भी पावर थी और स्टेट को भी पावर थी लगाने की यहाँ पे। और पहले क्या होता था, पहले सेपरेट पावर होती थी। बोलिए ना, पहले टैक्स कैसे लगते थे? वो वैट लगाते थे, वो सर्विस टैक्स लगाते थे, वो कस्टम लगाते थे, वो इनकम टैक्स लगाते थे। अरे छोड़ो, वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे, वो लग्जरी टैक्स लगाते थे। अरे यहाँ पे ना पुराने जमाने का होता हो। लेकिन अब यहाँ पे बोले कि पहले सेपरेट पावर थी। जैसे वैट लगा रही थी कौन? स्टेट। एक्साइज ड्यूटी भी लग रही थी, एसएस लगा रही थी, कभी स्टेट लगा रही थी, कभी सेंटर लगाती थी। हाँ, इंटर स्टेट सेल में क्या लगता था? सीएसटी लगता था पहले। अभी भी यहाँ पर प्रोडक्ट में हमने आज पढ़ा था कि अभी भी सीएसटी लगता है, वैट लगता है, वो अलग बात है। और सर्विसेज पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सर्विस टैक्स कोई दिक्कत नहीं। ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंटी टैक्स, लग्जरी टैक्स सब कौन लगा रही थी? स्टेट लगा रही थी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। और इंपोर्ट पे क्या लगता था? इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटीज लगती थी। एडिशनल ड्यूटीज आती सीबीडी, सीबीडी और क्या लगता है? आईजीएसटी, वो तो अलग बात है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो ये समझाना है कि पहले क्या हो रहा था। अरे समझ आया? अगर पेपर में एक सवाल आया, 4 नंबर का थ्योरी में आया सीधे कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? आपने 246 की जगह 246A लाई क्यों? तो आंसर पहले तो पुराना समझाना पहले ऐसा होता था। फिर यहाँ से क्या समझाना है कि इंट्रोडक्शन जीएसटी में अमेंडमेंट लानी थी तो इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सेंटर का सारा टैक्स एंड स्टेट का सारा टैक्स को मिलाने के लिए लाएगा। समझे क्या? और दोनों को यहाँ पे पावर एम्पावर किया गया, बोथ स्टेट एंड सेंटर को टैक्स लगाने को। सेपरेट आर्टिकल कौन सा है? 246 है। कॉन्सिक्वेंटली जो 101 एक्ट 2016 था वाज पास्ड। इसके टोटल कितने सेक्शन बनाए गए? 20 सेक्शंस बनाए गए। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 279A बनाया गया जीएसटी काउंसिल के लिए। इसके तहत कौन है? जीएसटी काउंसिल। 246 रेटो पूरा अमेंड किया, मतलब सॉरी 246 को तो 246A में हम मतलब अलग से लाए। 246 में तो नहीं हमने जीएसटी को डाल दिया। हमने उसके लिए क्या लेके आए थे? 246 से क्यों लेके आए थे भाई? इंटीग्रेट करने के लिए। फिर हमें एक जीएसटी काउंसिल बनाना पड़ा ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, डिस्प्यूट ना हो, यूनिफॉर्मिटी रहे रेट्स वगैरह में। रिकमेंडेशन दे दिए आपकी काउंसिल भी कि एग्जेम्पशन आने की रजिस्ट्रेशन कब नहीं करना, कब करना है, वो सब चीजें ला सकती है चेंजेस। तो इसके लिए लाई जीएसटी काउंसिल। याद रहेगा? पेज पर बोला मैंने वंशिका, बट आपको मैंने बताया बाद में भी करेंगे। इसको हो गया क्लियर? तो आर्टिकल 246A पावर टू मेक लॉज, दोनों जीएसटी के पास किसकी आई? सेंटर के पास भी और सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। एक मिनट में कितना पढ़ लेना इसमें? इतना, ये जो 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, ये 3 पॉइंट क्या लिखा है? 3 पॉइंट्स प्लीज ध्यान से। इन 3 पॉइंट्स में क्या दिख रहा है बच्चों? बोलिएगा, इन 3 पॉइंट्स में क्या दिख रहा है? द आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज। जीएसटी में दोनों को पावर दी गई, हाँ है ना? सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है क्या बनाने की? इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई। ये भी ध्यान रखना। देखिए आईजीएसटी मैंने बताया था इकट्ठा कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून किसके कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना। पर सीजीएसटी का तो सेंटर के पास ही था, एसजीएसटी स्टेट के पास पावर था लॉ बनाने का। आईजीएसटी का पावर किसके पास दे रखा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर कलेक्ट करके अपने पे रख लेता है। बताया था ना न्यूमेरिकल एग्जांपल 2 के आखिरी में बढ़ता दोनों पे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स याद है ना? स्टेट 2 के पास भी गया था। लेकिन क्या सेंटर रखता है? नहीं, ये गलत बात है कि सेंटर सारा रख लेता है। लेकिन सेंटर का लॉ बनाने की पावर, कलेक्ट करने की भी पावर और लॉ बनाने की पावर भी आईजीएसटी के लिए। किसके लिए? और इन गुड्स को तो बिल्कुल रट के खा पी जाओ कि भाई इन पर तो जीएसटी काउंसिल जिस दिन बोलेगा उस दिन जीएसटी आएगा। अभी तो फिलहाल है, याद है ना? पेट्रोलियम वाला, अरे याद है आ गया नेचुरल गैसेस। सो बस इतना बहुत है इसमें। चलिए 269 है तो नहीं आता, धन्यवाद। ये तो काट दीजिए पूरा। 366 ये 366 ये 366 सब कुछ नहीं आता। प्लीज ट्रस्ट करिए बस। अब ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप फालतू ना पढ़िए स्मार्ट स्टडी से में 40 नंबर लाने को, बाकी कुछ ना पढ़िएगा, सिर्फ कौन सा आर्टिकल नंबर और पढ़ लीजिएगा बस। 279 प्लीज। और ये चैप्टर क्या हो गया आज? द एंड हो गया इसका। फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे फटाफट से। चलिए, अरे ये क्या टाइमिंग हो गया? ये क्या हुआ? चैप्टर 2 आज स्टार्ट होगा। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279। ये क्या मजा नहीं आ रहा? क्या बच्चे का कोर्स करते हो आप लोग कभी कभी तो, और कभी कभी आप लोग ऐसे बेसिस बना देते हो। क्या बात है? चैप्टर बहुत झेल हो गई। क्या लगता है एक बार और होगा तो बढ़िया है? सर टाइम मिल जाता है यार।
इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके तहत किसे बनाया गया था, एक जीएसटी काउंसिल में पहली बार एक ऐसा टैक्स आ रहा था जिसमें सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। बहुत वाद विवाद के बाद तो वैसे आया है ना। अब कोई ऐसा भी चाहिए था जो दोनों को संभाल के रखे, स्टेट को सेंटर को, उनका कोऑर्डिनेशन वगैरह बना के रखे। तो क्या बनाया गया उसमें, जीएसटी काउंसिल। और किसके पास पावर थी बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 में किसके पास पावर दी गई थी, प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई थी जीएसटी काउंसिल बनाने की। जीएसटी काउंसिल कब से आया तो डज नॉट मैटर, कुछ नहीं आने वाला। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होता है और जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट्स के होते हैं, अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट होते हैं, वो यहाँ पे आके मेंबर बन जाते हैं। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। नेक्स्ट, इस काउंसिल का फंक्शन होता है, कि वो रिकमेंडेशन करती है यूनियन एंड स्टेट्स को टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग कि कितना टैक्स रेट रखना चाहिए, एग्जेम्पशंस देनी है कि नहीं देनी है, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट, और अगर कोई वाद या विवाद होता है तो उसका डिस्प्यूट का निवारण, रेजोल्यूशन कैसे आएगा। ये कुछ बातें हैं जो कौन ध्यान रखती है, जीएसटी काउंसिल अगर 4 साल के बाद नंबर में आया तो ये पॉइंट ऑफ लेते भाई, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल में क्या बोला गया, ये रिकमेंड करेंगे कि कुछ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उनके प्रोविजंस को भी ये देखते हैं, स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए। कुछ 11 स्टेट्स के प्रोविजंस का भी ध्यान कौन रखता है, जीएसटी काउंसिल। और 11 स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन की लिमिट में हो सकता है वो इधर उधर हो, सारी एक जगह पे ना हो, और वैसे टोटल कितनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, 11। कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, हाँ याद है, एएमएसयूपीटी पढ़ते हुए पढ़ा, असम हज्जा में था, जम्मू कश्मीर हज्जा में था, मणिपुर एमटीएमएन में था, मेघालय एएमएसयूपीटी में था, याद है कि नहीं याद है। और आपका मिजोरम एमटीएमएन में था, नागालैंड एमटीएमएन में था, सिक्किम एएमएसयूपीटी, त्रिपुरा टी, हाँ एमटीएमएन में था, हिमाचल प्रदेश हज्जा में था, उत्तराखंड एमएसयूपीटी में था। ये जो हमने बात करी कि कुछ स्टेट्स थी जो आपकी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं। टोटल कितनी होती है, 11। आप इनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस, प्रोविजंस, लिमिट्स सबको सेट करके दे सकते हैं। जीएसटी काउंसिल 11 याद रहेंगी, रुचिका कैसे याद रहेंगी 11? रजिस्ट्रेशन का जो चार्ट था वहाँ से उठानी पड़ेगी आपको सेलेक्टिव चीजें। जैसे एमटीएमएन तो पूरा आ गया है, नहीं आया, हाँ जी, हज्जा भी पूरा आ गया है। हज्जा में एनी अदर स्टेट तो नहीं आएगा, हज आ गया। हिमाचल प्रदेश, असम में, जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया। एएमएसयूपीटी में क्या क्या आया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। पीटी नहीं आएगा, अच्छा त्रिपुरा नहीं आया, नहीं तो एमटीएमएन वाला टी है। तेलंगाना था, तो तेलंगाना तो नहीं आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीटी गायब है और एनी अदर स्टेट गायब है, बाकी सब आते गायब रहेगा। GST Council shall also recommend the rate on the GST be levied on petroleum, high speed diesel oil। मैंने तो बता ही दिया था तो पहले कि कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिनमें GST Council जो रिकमेंडेशन देगा तो ये आया ना। और अब है लास्ट, अब होता क्या है, स्टेट और सेंटर की पहली लड़ाई चलती है। जब मीटिंग होती है तो चेयरमैन कौन बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर वहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है, रिकमेंडेशन जब आती है काउंसिल की तरफ से तो मेंबर्स होते हैं, वोटिंग होती है कि वोटिंग होती है कि नहीं, हाँ पेपर स्टेट्स सेंटर में डिस्प्यूट चलता हो। अब तो ऐसे ही होता है ना, कुछ स्टेट ऐसे उसकी हैं, कांग्रेस की है, कुछ स्टेट भाजपा की है, तो फिर वो डिस्प्यूट आना शुरू हो जाता है क्योंकि हर स्टेट को लेके चल रहा है ना साथ में, या नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है, ये मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले क्या बोला है, जो भी फैसला लिया जाएगा मेजॉरिटी कितने तक के फैसले, मतलब कितने वोट्स तक देखे जाएंगे, 3/4 वोट सेंटर के, उसमें से 1/3 ऑफ द, ये मतलब मैं आपको बता दूं, 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट के सेंटर की वेटेज रहती है। टोटल वोट्स जो कास्ट होते हैं उसका 1/3 वेटेज किसको मिलता है, सेंटर को। यानी जितने भी वोट्स कास्ट होते हैं ना उसमें से 1/3 वेट किसका रहेगा, एंड वोट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर एज अ वेट ऑफ 2/3। अरे समझ आया, तो 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है, 1 प्लस 2, 3/3 1 हो गया टोटल। 100% वोट्स जो पड़े, 100% वोट्स जो पड़े उसमें से 1/3 वोटिंग पावर किसके पास है, मतलब वोट की वेट किसके पास है,
और 2/3 वोट की पावर किसके पास? मतलब समझ रहे हो इनका कितना हिस्सा है वोट में, मतलब इनके कितने परसेंट हिस्सा रहता है वोटिंग में? 2/3 into 100 66.67%, लगभग 67% वोटिंग स्टेट की तरफ से रहती है, समझे कि नहीं? क्योंकि स्टेट बहुत सारी है ना, सेंटर तो एक ही है, स्टेट तो बहुत सारी है। तो स्टेट का वेट क्या लिया? 1/3 या 2/3? ये याद रखना, स्टेट का 2/3 और सेंटर का 1/3, and every decision of GST council is taken by majority of not less than 3/4 of the weighted votes। यानी ये 3/4 क्या होता है? 3/4 क्या होता है? 75%। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 75%। यानी 75% जब तक फेवर में नहीं आ जाते तब तक कोई भी फैसला नहीं। और जो टोटल वोट्स कास्ट होंगे उसमें 2/3 वोटिंग किसके पास रहेगी? स्टेट के पास, और 1/3 वोटिंग किसके पास रहेगी? समझे नहीं? और जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें कितने लोगों की सहमति चाहिए? 75% लोगों की यहाँ पे सहमति चाहिए, समझे कि नहीं? आ गया ना? डन, बस हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप नीचे देख सकते हैं। हम फटाफट से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पेपर में, है भी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है? हाँ जी, अभी इसमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। वाह, मुझे आ गया। ऑब्जेक्टिव पहले थे कि अभी नहीं है? पहले थे ना। ये नई जो अभी अमेंडमेंट वाली किताब पूरी आई है इसमें कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव डिलीट हो भाई। ऑब्जेक्टिव है कि पुरानी बुक में देखें? जल्दी से पहले ऑब्जेक्टिव बोलो, वहां से जल्दी आप लोग आंसर देंगे, मैं ऐसे बोलता रहूंगा। बोलिए, Which of the following taxes have been subsumed? इनमें से कौन से टैक्सेस सब्स्टिट्यूट हुए हैं? CST, CED, VAT या CVD? CED, CED, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, VAT, all of the above. पहले कौन सा था? पहला Central sales tax. सेल्स टैक्स, वो भी गया। CST भी, मतलब वो बोल रहे हैं मेजॉरिटी जो खत्म नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पे लग रहा है वो अलग बात है। CST गया, एक्साइज गया और VAT, सब सब्सिडी, ऑल ऑफ द अबव। जी, List 1 of the Constitution contains matter in respect of which dash has the exclusive right to make laws. List 1 में तो basically इनमें से कौन सी लिस्ट है जिसमें पावर लॉज बनाने की पावर होती है? हाँ, मतलब हाँ भाई, सेंटर को, हाँ भाई, सेंटर को बुला है। यूनियन लिस्ट है ना? List 1 है ना? स्टेट की है US 2 कॉन्करेंट 3 और शेड्यूल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7 इस 3 की। GST is levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption, tobacco, health care services, all of the above. आपने फिर से क्वेश्चन रिपीट करा। GST is levied on supply of all goods and services except alcoholic लिखा liquor. है कि जीएसटी जो है वो सब पे लगता है एक्सेप्ट मतलब इस पे नहीं लगता। हाँ, पहला क्या है? Alcoholic liquor, अल्कोहलिक लिकर पे लगता है, उस पे वैट लगता है। नेक्स्ट, tobacco टोबैको पे तो यार एक बात है, जीएसटी आ गया है, लगता है, लगता है, ये तो सच्चाई है। health care services, हेल्थ केयर सर्विसेज पे वैसे मेगा एग्जेम्पशन आई है। क्या ये मेगा एग्जेम्पशन आई है जिसके तहत कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज जो डॉक्टर देते हैं तो माफ करिएगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव लिस्ट में तो है नहीं वो। तो पहले तो उसमें मतलब पहले तो सर्विसेज में तो आता ही है टैक्सेबल उसमें, बट बाद में उसको गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या कर दिया, एग्जेम्पशन कर दिया। इसका आंसर देखना क्या था? अल्कोहलिक लिकर है, किसे चेक कर दो।